नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में शांति की किरण नजर आने लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को हमास ने मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें 20 मुख्य मुद्दे थे और हमास की तरफ से कहा गया है कि वो इसमें से अधिकांश को मानने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों पर जरूर पेच फंसा हुआ है। हमास के बयान के बाद दुनिया भर के देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें गजा में शांति की पहल का स्वागत किया गया है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या गजा में रुकेगी जंग? क्या हमास ट्रंप के प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी देने को तैयार होगा? और क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू गजा पर कब्जे के प्लान को छोड़ेंगे? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। क्या ईरान पर 4 महीने बाद फिर हमला करेगा अमेरिका? खुद को मजबूत करने में जुटा तेहरान, जंग के मैदान में अमेरिका को करारा जवाब देने की तैयारी। पाकिस्तान ने कही नेटो जैसा गठबंधन बनाने की बात। सऊदी अरब से रक्षा समझौते पर कहा कई देश समझौता करने को बेकरार। अमेरिका में शटडाउन जारी, व्हाइट हाउस ने दी छटनी की चेतावनी। उधर फ्रांस में भी 200 शहरों में प्रदर्शन से सरकारी कामकाज हुआ ठप। और चलते चलते में देखेंगे 77 साल पहले समंदर में डूबा जहाज, हमेशा के लिए दफन रहस्य से उठेगा पर्दा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, सैन्य ठिकानों और गैस साइट्स पर बरसाए ड्रोन मिसाइल, हजारों घरों में बिजली गैस आपूर्ति बाधित। मानवाधिकार उल्लंघन के लिए बदनाम देश दूसरों को ना दे उपदेश, भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को लगाई फटकार, कहा पाकिस्तान को अपने देश पर देना चाहिए ध्यान। बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान का भारत दौरा रद्द, दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच फैसला। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आने वाले थे आर्मी चीफ। पीओके में प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी शहबाज सरकार, आंदोलन खत्म करने का ऐलान। सरकार ने कमेटी की 38 मांगों में से 21 मांगों को दी मंजूरी। तो गजा में सीजफायर को लेकर पिछले 24 घंटे में तेजी से स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर शाम 6 बजे तक हमास ने सरेंडर नहीं किया तो तबाही मचेगी। शांति जरूर आएगी, किसी भी कीमत पर, भले ही इसके लिए गजा का पूर्ण विनाश ही क्यों ना हो। विनाश होगा, उसके बाद शांति आएगी। ट्रंप के इस ऐलान के बाद हमास की भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें कहा गया कि वो ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव की अधिकांश मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों पर उसे आपत्ति है, जिसके लिए बातचीत जरूरी है। ट्रंप की जिन शर्तों को हमास स्वीकार करने को तैयार हो गया है, उसमें जीवित या मृत सभी बंधकों को रिहा करना और गजा का प्रशासन छोड़ना भी शामिल है। हमास की तरफ से जारी किए गए बयान को गजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि अभी भी शांति की राह आसान नहीं है, कई बाधाएं बनी हुई हैं। पहले हम आपको हमास की तरफ से जो बयान आया है उसे बताते हैं। तो हमास ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से आए प्रस्ताव में शामिल आदान प्रदान के फॉर्मूले के मुताबिक हम सभी बंधकों, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो जीवित हैं और वो लोग भी जो अब जीवित नहीं हैं, उन्हें रिहा करने का ऐलान करते हैं। ट्रंप की तरफ से रखे गए शांति प्रस्ताव पर मध्यस्थों के साथ हमास चर्चा करने को भी तैयार है। गजा का प्रशासन हम फलस्तीनी टेक्नोक्रेटों के निकाय को सौंपने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्षेत्र के भविष्य में हमास की भी भूमिका होनी चाहिए। हमास की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें शस्त्र छोड़ने की बात नहीं कही गई है, जबकि ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव हमास को दिया गया है उसमें हमास के लोगों को गजा छोड़ने और पूर्ण निरस्त्रीकरण की बात कही गई है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी महमूद मर्दवी की तरफ से कहा गया कि ट्रंप के प्रस्ताव में बहुत कुछ साफ नहीं है, इसलिए बातचीत जरूरी है, जिससे समझौते की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सके। लेकिन एक सवाल अभी भी उठ रहा है कि हमास भले ही इजरायली बंधकों को छोड़ने को तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक उसने नेतन्याहू के सबसे बड़ी परेशानी समूह के निरस्त्रीकरण की कोई भी बात नहीं कही है। लेकिन हमास के बयान के बाद गजा में इजरायल के ऑपरेशन पर जरूर ब्रेक लग गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले रोकने को कहा है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मेरा मानना है कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है, इसलिए अब इजरायल को गजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए, जिससे हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सके। हमास की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि अगले 72 घंटे के अंदर हमास सभी 48 बंधकों को रिहा कर देगा।
कहा जा रहा है कि इसमें से 20 बंधक जीवित हैं, क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव की शर्तों में कहा गया था कि हमास जैसे ही डील को मंजूरी देगा 72 घंटे के अंदर बंधकों की रिहाई की अदला बदली की जाएगी। क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव की शर्तों में कहा गया था कि हमास जैसे ही डील को मंजूरी देगा 72 घंटों के अंदर बंधकों की अदला बदली की जाएगी। हमास के बयान के बाद इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के प्रस्ताव के पहले चरण को मानने के लिए तैयार है, यानी इजराइल भी अपनी जेल में बंद फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उसने तत्काल गजा पर हमले बंद कर दिए हैं, लेकिन अल जजीरा की तरफ से कहा गया कि गजा पर इजरायली हमले अभी भी जारी हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने एक टेंट पर हमला किया, जिसमें 7 फलस्तीनियों की जान चली गई। फिलहाल उम्मीद है कि गजा में अब जल्दी शांति आ सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो एक तरफ तो अमेरिका हमास पर दबाव बनाकर गजा में युद्ध विराम करवा रहा है, तो वहीं ईरान पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं, इसके साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका से बातचीत करने को तैयार दिख रहा है, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। वो जंग की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों कतर की राजधानी दोहा में ईरान के विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों के मंत्रियों से मुलाकात की, और इसके बाद उनकी कोशिश थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ भी बैठक करें। अब्बास अराक्ची की कोशिश यूरेनियम को लेकर चल रही बातचीत को बहाल करने की थी, लेकिन विटकॉफ ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। विटकॉफ ने कहा कि जब तक ईरान यूरेनियम संवर्धन को खत्म करने का फैसला नहीं करता है, तब तक कोई बात नहीं होगी। ईरान तो यह शर्त ही मानने को तैयार नहीं है कि अब अमेरिका ने बातचीत के लिए एक और शर्त जोड़ दी। उसने कहा कि ईरान से अब बात मिसाइल निर्माण को लेकर भी होगी, यानी अब ईरान ज्यादा मिसाइल नहीं बना सकता है और ना ही ज्यादा दूरी की मिसाइलें वो रख सकता है। इस शर्त ने ईरान को सख्ते में डाल दिया है, और इसके बाद ईरान ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करेगा। वो यूरोप के प्रतिनिधियों और यूएन के प्रतिनिधियों के साथ तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका से बात नहीं होगी। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पश्चिम एशिया में जंग की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान अपनी सेना को लगातार मजबूत बना रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने 1 दर्जन से ज्यादा KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान को मध्य पूर्व के बेस की तरफ भेज दिया है। पिछली बार भी ईरान पर अमेरिकी हमले से पहले इसी तरह KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान मध्य पूर्व में भेजे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से अटैक किया था। यानी यह माना जा सकता है कि अमेरिका ने हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तो खामेनेई भी जंग की तैयारी में जुट गए हैं, और इसके संकेत मिले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पत्र से, जिसमें खामेनेई से मांग की गई है कि ईरान अपनी राजधानी तेहरान से शिफ्ट कर ले। इसके लिए कुछ शहरों के नाम भी दिए गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान रातों रात राजधानी शिफ्ट कर सकता है, जिससे अमेरिकी बमवर्षकों से तेहरान को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान और अमेरिका की जंग अब कभी भी शुरू हो सकती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रक्षा समझौते की। तो पाकिस्तान नेटो जैसा संगठन बनाने की बात कर रहा है। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते को लेकर पाकिस्तान ने कई बड़े दावे किए हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इस समझौते की तारीफ करते हुए कहा कि कई देशों ने इस्लामाबाद के साथ रक्षा समझौता करने में रुचि दिखाई है, और सुझाव दिया कि अगर और भी कई देश सऊदी पाकिस्तान परस्पर रक्षा समझौते में शामिल होते हैं तो ये नेटो जैसा गठबंधन बन जाएगा। कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पाकिस्तान से संपर्क किया है। वैसे जिन हालात में यह समझौता हुआ था, कतर पर इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देशों में गुस्सा था। उस दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सुरक्षा की गारंटी के तौर पर यह समझौता किया था, जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तब भी इस तरह की चर्चा छिड़ी थी कि मुस्लिम देश अपना नेटो बना सकते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। और अब पाकिस्तान की तरफ से नेटो बनाने की जो बात कही जा रही है, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसके ये दावे कहां तक मजबूत हैं। इशाक डार ने यह भी कहा है कि इस नेटो का पाकिस्तान नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे संभवतः ये नया नेटो या पूर्वी नेटो में परिवर्तित हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान एक दिन इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करेगा। ईश्वर की इच्छा से पाकिस्तान 57 इस्लामी देशों का नेतृत्व करेगा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए खुद सक्षम है, क्योंकि मुस्लिम देशों में पहले से ही इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने के लिए 3 देश दावेदारी ठोक रहे हैं।
जिनमें सबसे पहला नाम तो सऊदी अरब का ही है, जो मौजूदा वक्त में अनौपचारिक तौर पर इस्लामी दुनिया का नेतृत्व कर ही रहा है। और पाकिस्तान जिस नेटो की बात कर रहा है, उसमें अभी पाकिस्तान के साथ सिर्फ सऊदी अरब ही शामिल है। सऊदी पाकिस्तान को अपना नेता मानेगा, यह भी बड़ा सवाल है। उधर तुर्की भी इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ का एहसास दिलाता रहा है। वहीं तीसरा अहम देश ईरान है, जिसका साफ कहना है कि इजराइल और अमेरिका के सामने खड़े होने की क्षमता हम रखते हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान के नेतृत्व में इस्लामी देश एकजुट होंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरा अहम सवाल तो यह भी है कि पाकिस्तान सऊदी के साथ अपने समझौते को मुस्लिम देशों की रक्षा के लिए अहम बता रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता तो हिंदुस्तान को लेकर है। दोनों देशों के बीच हाल ही में संघर्ष भी देखा गया। ऐसे में जब सऊदी के साथ उसने समझौता किया तो सवाल ये उठने लगे कि अगर भारत पाकिस्तान में दोबारा जंग के हालात बनते हैं तो सऊदी का क्या रुख होगा, क्योंकि उसके रिश्ते तो भारत के साथ भी बेहद मजबूत है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि भारत के हमलों को सऊदी अरब पर हमला माना जाता, जिससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। लेकिन मुस्लिम देशों का नेटो बनाने का उसका सपना क्या पूरा हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका से लेकर फ्रांस तक मचे उथल पुथल की। तो अमेरिका में शटडाउन जारी है। पिछले 4 दिन से सभी सरकारी कामकाज ठप पड़ गए हैं। शटडाउन के जल्दी खत्म होने की सारी उम्मीदें भी अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने सीनेट में मतदान में पीछे हटने से इनकार कर दिया है। दरअसल बीते दिन अमेरिकी संसद में सरकारी कामकाज को दोबारा शुरू करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के अस्थायी फंडिंग बिल पर दोबारा वोटिंग कराई गई, लेकिन पार्टी इस बिल को पारित करने के लिए जरूरी 60 वोट फिर से नहीं जुटा पाई। यानी कम से कम अगले हफ्ते तक अब ये शटडाउन खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि हर नया शटडाउन कर्मचारियों, कारोबार और पूरी इकोनॉमी पर भारी बोझ डालता है। राजनीतिक टकराव की वजह से होने वाले ये शटडाउन अब अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में ट्रंप सरकार के लिए ये शटडाउन बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसे लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से अब चेतावनी भी जारी की गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर सरकारी बंद लंबा खिंचता है तो हजारों संघीय कर्मचारी अपनी नौकरी खो देंगे। इसकी वजह से वॉशिंगटन में राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। डेमोक्रेट्स अवैध विदेशियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की अपनी मांगों को लेकर अमेरिकी लोगों को बेतहाशा बंधक बनाए हुए हैं। वो इस संकट को राजनीति का मैदान बना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर डेमोक्रेट सही काम करते हैं तो ये शटडाउन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर ये जारी रहा तो छटनी एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होगा। अमेरिका के बाद अब यूरोपीय देश फ्रांस में भी शटडाउन जैसे ही हालात बन गए हैं। फ्रांस के 200 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार की नीतियों के विरोध में भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। नारेबाजी कर रहे लोग अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार के बजट प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में फ्रांस सरकार के कामकाज पर भी ब्रेक लग गया है। और अब चलते चलते में देखेंगे 77 साल पहले समंदर में डूबे जहाज को। तो आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें पूरा का पूरा जहाज पानी में समा जाता है और उसमें सवार अधिकतर लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अब जरा सोचिए कि इसी तरह एक और जहाज समुद्र में है और अचानक उस पर मौजूद सभी लोगों की अचानक जान चली जाती है। आप कहेंगे ये कहानी भी तो टाइटैनिक की ही तरह है, लेकिन नहीं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि यह जहाज पानी के ऊपर तैरता रहा, यानी डूबा नहीं। फिर भी जहाज में मौजूद सभी लोगों की जान चली गई। जी हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि SS औरंग मैदान नाम के एक जहाज की सच्ची घटना है, जिसे लोग आज भी घोस्ट शिप के नाम से जानते हैं। बात है जून 1947 की, जब मलेशिया के पास मलक्का की खाड़ी में जहाजों का आना जाना लगा हुआ था। तभी रेडियो पर एक जहाज से एक SOS यानी इमरजेंसी मैसेज आया। मैसेज बहुत डरावना था। जहाज के सभी क्रू सदस्यों की जान जा चुकी है और मेरी भी जान जाने वाली है। ये मैसेज सुनकर सबके होश उड़ गए। पास में ही द सिल्वर स्टार नाम का एक जहाज सिग्नल को ट्रैक करके औरंग मैदान तक पहुंचा। सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब जहाज पर उतरे तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। पूरे जहाज पर, यहां तक कि कप्तान के कैबिन में भी बस बेजान बॉडीज ही बॉडीज बिछी हुई थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनकी आंखें खुली थी और उनके चेहरे पर बेहद खौफ जमा हुआ था, मानो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में कोई बहुत ही भयानक मंजर देखा हो। और इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये रही कि किसी भी बॉडी पर चोट का कोई भी निशान ही नहीं था। ये पूरी घटना तब से ही एक मिस्ट्री बनी हुई है।
सिल्वर स्टार के लोग जब जहाज की जांच करने बॉयलर रूम तक पहुंचे तो उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उन्हें काफी ठंड महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत जहाज छोड़ने का फैसला किया। और जैसे ही वो जहाज से दूर जाने लगे, ओरंग मैदान से धुआं निकलने लगा और उसमें आग लग गई। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते ये जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गया। आज तक ये घटना एक अनसुलझी हुई गुत्थी बनी हुई है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जहाज से निकली नेचुरल गैस क्लाउड का असर था, जिससे दम घुटने से लोगों की जान चली गई और फिर गैस में आग लगने से जहाज फट गया। अब वजह चाहे जो भी हो, एसएस ओरांग मैदान आज भी दुनिया के सबसे डरावने घोस्ट शिप्स में से एक है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।